आज पूरे दिन जो है पूरे सरकार के बीच में और पूरे देश के बीच में एक बात की चर्चा बहुत जोर शोर से रही कि माओवादियों ने अपने पूरे इस कार्यकाल के दौरान जो दंडकारण की अगर बात की जाए तो 4 दशक के दौरान या फिर उसके पहले जब से माओवाद उत्पन्न हुआ है या जब से नक्सलवाद हुआ है देश में, जब से नक्सलवाद का उदय हुआ है, फिर जैसे वो माओवाद हुआ, जो भी उनकी परिस्थिति और कहानी है, लेकिन उन सब के बीच में पहली दफा ऐसा हुआ होगा कि माओवादियों ने एक ऐसा प्रेस नोट जारी किया जो सबको चौंका दिया है। आलम यह है कि हर कोई अब उस पर प्रेस नोट को लेकर या पत्र को लेकर सशंकित भाव से देख रहा है कि वाकई में ये माओवादियों ने ही जारी किया है या किसी और ने इसे जारी किया है, क्योंकि माओवादियों ने अपने इस पत्र में लिखा है कि अब वो हथियार बंद संघर्ष पर विराम देना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि सरकार से बातचीत हो और अब इस युद्ध को यहीं समाप्त किया जाए। साथ ही साथ वो चाहते हैं कि बस्तर के जंगलों में खून ना बहे और बस्तर के जंगलों में अब शांति आए। इस पर्चे के साथ ही साथ माओवादियों ने एक और पर्चा लिखा है और ये पर्चा लिखा है माओवादियों के जो पोलित ब्यूरो हैं वेणुगोपाल उर्फ सोनू दादा, उन्होंने ये पर्चा, ये जो पत्र है 6 पन्ने का, जनता के नाम और साथ ही साथ अपने साथी कॉमरेडों के नाम लिखा है, जिसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि आखिर क्यों वो लोग चाहते हैं कि हथियार बंद ये संघर्ष अब समाप्त हो जाना चाहिए। तो उस पूरे 6 पन्ने के पत्र पर बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूं और आप बस्तर टॉकीज देख रहे हैं। दरअसल कल जब ये पत्र आया कि माओवादी अब संघर्ष विराम चाहते हैं और जो हथियार बंद संघर्ष है उस पर समाप्त करके वो जनता के लिए जो दूसरे दल हैं उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ना चाहते हैं, तो इसको लेकर छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा जी का बयान आया कि इस पर्चे पर संदेह है और इस संदेह के आधार पर सबसे पहले पर्चे की जांच की जाएगी, उसके बाद ही आगे सरकार कोई फैसला लेगी कि उन्हें किस तरह का बयान जारी करना है और क्या कुछ आगे इस पर कदम बढ़ाना है। लेकिन वहीं दूसरा पर्चा जो कि 6 पन्नों का पत्र है वो माओवादियों ने जारी किया है। माओवादियों के जो पोलित ब्यूरो हैं, 4 पोलित ब्यूरो अभी इस वक्त माओवादी पार्टी के बचे हुए हैं इस पूरे देश में, जिसमें एक वेणुगोपाल स्वयं है और वेणुगोपाल उर्फ सोनू दादा, दूसरे देवजी हैं, तीसरे गणपति हैं जो कि बसवराजू के पहले सीपीआई माओवादी के महासचिव रहे और एक झारखंड में मिसिर बेसरा। 4 पोलित ब्यूरो हैं, उनमें से एक ये पोलित ब्यूरो है, इन्होंने ये पत्र जारी किया है। पत्र क्या है? वो पूरे 6 पन्ने का पत्र है। मैं सोचता हूँ कि इस पत्र को भी आपको हूबहू दिखा दूँ और पढ़कर भी सुना दूँ कि आप भी सुने कि आखिर माओवादी क्यों अब इस तरह के हथियार बंद आंदोलन को अपने विराम देने की स्थिति में आए, उसमें उनकी क्या राय, और माफ़ी भी मांगी। इसमें उन्होंने खेद भी व्यक्त किया है वेणुगोपाल ने और माफ़ी भी मांगी है अपने इस 6 पन्ने के पत्र में। तो 6 पन्ने का पत्र है, थोड़ा समय लगेगा, सुनिएगा इसे भी ध्यान से। उन्होंने लिखा है क्रांतिकारी जनता के लिए अपील और नीचे लिखा प्यारे क्रांतिकारी जनता और उन्हें अपना अभिवादन दिया है लाल सलाम के तौर पर। उन्होंने लिखा है कि पिछले 20 महीने से केंद्र राज्य सरकारों द्वारा चलाए जा रहे घेरा डालो विनाश करो हमलों का उन सब ने मिलकर असमान बलिदानों के साथ सामना कर रहे हैं। इन हमलों में उनकी पार्टी के महासचिव कॉमरेड बसवराजू सहित सैकड़ों कॉमरेड क्रांतिकारी जन संगठन, जन मिलिशिया एवं जनताना सरकार के कार्यकर्ता और क्रांतिकारी जनता को उन्होंने खो दिया है। लगातार अंजाम दिए जा रहे नरसंहारों में स्त्री पुरुष छोटे बूढ़े का कोई अंतर न होते हुए उनके एक एक हमले में दर्जनों की संख्या में उनके साथी खो रहे हैं। क्रांतिकारी आंदोलन के लिए उनके प्राणों को न्यौछावर कर रहे उनके जो साथी हैं उनके नामवर क्रांतिकारी श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। उनके अधूरे आशयों को साकार बनाने के लिए सही रास्ते में आगे बढ़ेंगे। सही रास्ते में आगे बढ़ेंगे इसका मतलब है कि वो इस बात को मान रहे हैं कि वो रास्ता गलत उन्होंने चुन लिया था। आगे सुनिए। आगे उन्होंने लिखा है कि पिछले 5 दशकों से ज़्यादा समय से उनकी पार्टी देश के कई क्षेत्रों में क्रांतिकारी आंदोलन को खड़ा किया है। शोषित जनता को गोलबंद कर एवं सुदृढ़ कर उनके न्यायपूर्ण समस्याओं पर उन्हें जन आंदोलन में उतारा है। कई संघर्षों में जनता बड़े बड़े सफलताएं हासिल की हैं। उन संघर्षों के जरिए जनता मात्र अपने आर्थिक हितों को ही सफल बनाया बल्कि समाज में सम्मान और पहचान प्राप्त करते हुए उनकी पार्टी को भी बहुत मान्यता दिलवाई। उनके लिए जन संघर्षों का अनमोल अनुभव को भी उन्होंने प्राप्त किया है। जन संघर्षों द्वारा जनता आत्मसम्मान भरी जिंदगी को भोग करने के अलावा उनके संघर्ष द्वारा उनके जीवनियों में नए रोशनी एवं उम्मीद जगा। मुख्य रूप से महिलाएं उनकी
सामरिक संघर्षों द्वारा पितृसत्ता पर हासिल किए गए सफलताएं उनके जिंदगियों में भूचाल जैसे बदलावों को दिखाया और महिला मुक्ति के लिए नींव डालकर मजबूत किए। वेणुगोपाल ने आगे लिखा है कि उनकी पार्टी पर आप मतलब जनता अपार विश्वास एवं क्रांतिकारी राजनीतियों पर भरपूर उम्मीद के साथ उनकी आचरण को देखकर उन्हें बहुत प्यार दिया। क्रांतिकारियों के अनमोल बलिदानों में से आपके दिलों में रख लिया। पार्टी से बताए गए क्रांतिकारी राजनीतियों से अनेक अद्भुत संघर्ष कर आप लोग दुश्मनों के, दुश्मन मतलब जवानों और फोर्स के लिए उन्होंने दुश्मन शब्द का प्रयोग इसमें किया है, के दिलों में घबराहट पैदा कर अभूतपूर्व ढंग से समाज में एक नया क्रांतिकारी शक्ति को पैदा कर पार्टी को नई ऊंचाइयों तक विकसित किया है। आपने संघर्ष, बलिदान, प्यार एवं विश्वास उनकी पार्टी के आचरण में जनयुद्ध को सही परिभाषित कर उनकी पार्टी के लिए एक नया पहचान दिलवाया है। इसके लिए आप बहुत अभिनंदनीय पात्र हैं और उनको एक बार फिर से उन्होंने अभिनंदन किया है अपने माओवादियों की पार्टी की तरीके से लाल सलाम लिखते हुए। आगे वेणुगोपाल ने लिखा है कि प्यारे जनता, उनकी पार्टी की रणनीति कार्यनीति दस्तावेज के अनुसार देश के कई हिस्सों में क्रांतिकारी आंदोलन को वे विस्तार कर रहे हैं। समाज के अनेक उत्पीड़ित तबकों के जनता को सुदृढ़ किए हैं। शहर, मैदान एवं वनों में श्रमिक जनता को संगठित कर दीर्घकालीन जनयुद्ध की दिशा में क्रांतिकारी आंदोलन को निर्माण करने में उनकी पार्टी समर्पित भावना से अथक प्रयास किया है। नक्सलवादी के अस्थायी पीछे हट के बाद देश में बाकी तमाम जो क्रांतिकारी पार्टियों से बढ़कर सफलताओं को न केवल हासिल किया बल्कि विगत में विघटन हुए पार्टी एवं सही क्रांतिकारियों को एकता करने में भी बहुत हद तक उनकी पार्टी सफल हुई है। दक्षिण एशिया के देशों का क्रांतिकारी पार्टियों एवं ताकतों को एकता करने के लिए गंभीर प्रयास कर सफलता को हासिल किया है। लंबे समय से देश में उनकी पार्टी के नेतृत्व में उत्पीड़ित जनता से चलाए जा रहे सामरिक संघर्ष एवं बलिदानों द्वारा दुनिया भर के माओवादी क्रांतिकारी पार्टी एवं ताकतों को एकता करने के लिए उनकी पार्टी से किए जा रहे प्रयास को एक अच्छी पहचान एवं विश्वास को दिलाते हुए सकारात्मक उपलब्धियां हासिल कर उनकी पार्टी की आचरण सभी के सामने है। उनकी पार्टी हासिल की उपलब्धि जितनी महत्वपूर्ण है उससे भी ज़्यादा गंभीर गलतियां उनके द्वारा की गई है। देखिए, वेणुगोपाल ने कहा है कि जो उपलब्धियां उन्होंने हासिल की उससे ज़्यादा उन्होंने गलतियां भी की हैं। इसके चलते देश के किसी भी हिस्से में सापेक्ष रूप से स्थिर एवं मजबूत क्रांतिकारी आंदोलन को नहीं खड़ा कर पाना एक कड़वा सच्चाई है। दुनिया में और देश में बदल रहे सामाजिक परिस्थितियों को समझने में उनकी पार्टी पहले से ही पीछे है। दुश्मन के ताकत, दुश्मन मतलब सरकार के ताकत एवं उनकी ताकत को सही आकलन कर सही दांव पेच अपनाते हुए क्रांतिकारी आंदोलन को खड़े करने में गलतियां करते आ रहे हैं। मार्क्सवादी हस्तियों का उसूलों को गहराई से अध्ययन कर हमारे देश की ठोस परिस्थितियों के अनुरूप उसे क्रियान्वयन करने में वामपंथी संकीर्णतावाद की शिकार होते आ रहा है। मतलब उन्होंने माना है कि उनका जो वामपंथ है वो संकीर्णतावाद का शिकार हुआ है। इस समय में क्रांति के लिए जन संगठनों की आवश्यकता को ही उनकी पार्टी नकारा था। उस गंभीर वामपंथी संकीर्णतावाद गलती से बाहर निकलकर क्रांतिकारी जनता को सुदृढ़ करते हुए क्रांतिकारी संघर्षों के जरिए जन दिशा में क्रांतिकारी आंदोलन को आगे बढ़ाने में अपार बलिदानों से प्रयास किया है, लेकिन उसे बरकरार रखते हुए विकास नहीं कर पाई। यह क्रम आप सब जानते हैं। एक समय में देश के क्रांतिकारी आंदोलन के लिए सर्वोच्च माने जाने वाले आंध्र प्रदेश के क्रांतिकारी आंदोलन कई भाटा एवं पीछे हटों का सामना करते हुए अंत में 21वीं सदी के शुरुआत दशक की मध्य तक मार खाई। उसके बाद दोबारा वो आंदोलन विगत 2 दशकों से ज़्यादा समय में पुनर्विकास नहीं हो पाई। इस बीच में एओबी मतलब आंध्र उड़ीसा बॉर्डर में बचे हुए बहुत कम साथी नेतृत्व सहित शहीद हुए। इस प्रकार देश के कई हिस्सों के चाहे एमएमसी मतलब महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल एवं पश्चिम घाट के वन प्रांत हो या किसी राज्य में भी सापेक्ष रूप से स्थिर एवं मजबूत क्रांतिकारी आंदोलन को नहीं कर पा रहा है। अपार बलिदानों के साथ बनाए क्रांतिकारी आंदोलन लगातार भाटा एवं पीछे हट से ही हर जगह मार खा रही है। इसके पीछे की कारणों को ढूंढ निकालकर समग्र रूप से समझकर गलतियों को नहीं सुधारने के कारण से उनके आंदोलन कहीं भी आगे नहीं बढ़ पा रहे। इस बात का जिक्र वेणुगोपाल ने अपने इस 6 पन्ने के पत्र में कहा है। आगे उन्होंने लिखा है कि देश की क्रांति ज्वार भाटा पीछे हट एवं हार का शिकार होने में कोई आश्चर्य नहीं है। भाटा से ज्वार के तरफ पीछे हट से आगे बढ़ने की दिशा में आंदोलन विकास होना है, लेकिन उनके आचरण में बहुत हद तक यह क्रम नहीं चल रही। दुनिया भर में लगातार बढ़ रही क्रांतिकारी अनुकूल
परिस्थितियों को सदुपयोग करते हुए बदलते हुए परिस्थितियों की गतिशीलता को समझते हुए मार खाई क्षेत्रों में दोबारा ताकतवर क्रांतिकारी आंदोलन को खड़ा करने में अब तक उनकी पार्टी कहीं भी सफल नहीं हो पाई। अपार बलिदानों से, नेतृत्वकारी नुकसानों से, खून बह रहे मैदान एवं जंगलों में बन रही आसाद परिस्थितियों के बीच में जनता का अपार सहानुभूति रहने के बावजूद अंत में माओवादी अपने आप को अकेला ही पा रहे हैं। इस बात का जिक्र उन्होंने अपने इस पत्र में कहा है। एक समय में देश के 16 राज्यों में लगभग 150 जिलाओं में क्रांतिकारी आंदोलन अपने अस्तित्व को दर्ज किया था। उसमें मुख्य रूप से आदिवासी इलाकों में सापेक्षिक रूप से ज्यादा समय ही मजबूत के साथ खड़ा हुआ। दंडकारण बिहार झारखंड में क्रांतिकारी जन आंदोलन मुक्तांचल निर्माण करने का लक्ष्य लेकर नई ऊंचाइयों को छू लिया था। उसके लिए वहां की आर्थिक, राजनीतिक एवं सामाजिक विशेष परिस्थितियों को समझते हुए काम करने के अलावा सरकार की कमजोरियां भी बहुत साथ दिया। देखिए, माओवादियों ने इस बात में कितनी बड़ी बात कही है कि सरकार की, उन्होंने हालांकि दुश्मन की कमजोरी लिखी है, लेकिन दुश्मन मतलब सरकार की कमजोरियां उन्हें बहुत ज्यादा साथ दी। मतलब अभी भी सरकार को इस बात से समझना चाहिए कि अगर वो ईमानदारी से जमीन पर काम नहीं करेंगी तभी वहां पे माओवादियों के लिए जमीन तैयार होती। तो उनकी कमजोरियां ही बहुत साथ दिया। देश के बाकी हिस्सों के तुलना में इन दो इलाकों से देर से कमजोर हुई, लेकिन इन दो प्रांत सहित पिछले 1.5 दशक से कहीं भी क्रांतिकारी आंदोलन आगे नहीं बढ़ रही है। इसके लिए एकमात्र कारण यह है कि सरकार के लिए अभेद रहे वाली भूमिगत पार्टी को खड़ा करते हुए बदलते हुए परिस्थितियों को समझकर सही रूप से क्रांतिकारी सिद्धांत को आचरण में क्रियान्वयन करने में उनकी पार्टी घोर विफलता की शिकार हुई। फलस्वरूप कई दशकों से कड़ी मेहनत एवं बलिदानों के साथ कर रही क्रांतिकारी आंदोलन को दुश्मन मतलब सरकार के सामने बार बार हार का मुंह देखना पड़ रहा है। वास्तव में उनकी पार्टी के लिए सरकार की बहादुरी से ज्यादा उनकी कमजोरियां व गलतियां प्रमुख थी। मतलब माओवादी ये मानते हैं कि सरकार ज्यादा बहादुर नहीं थी, बल्कि माओवादी पार्टियों की कमजोरियां और गलतियां इसके लिए ज्यादा जिम्मेदार। 1970 के दशक में संशोधनवादी पार्टियों के आचरण पर आलोचना करते हुए वामपंथी गलतियां किए थे। बाद के समय में उन गलतियों से बाहर निकलकर 1980 से सशस्त्र संघर्ष को शुरू करने के लिए दृढ़ संकल्प एवं जीत के साथ दीर्घकालीन जनयुद्ध की दिशा में हथियारबंद दस्तों का निर्माण किए। उसी समय में दुश्मन के लिए अभेद रहने वाले भूमिगत पार्टी निर्माण की आवश्यकता को उन्होंने छोड़ दिए। यह दूसरी प्रकार की वामपंथी गलती है। माओवादी मानते हैं कि उनके आचरण में रग रग में यह काम किया था कि सेना द्वारा वे सब कुछ हासिल कर सकते हैं। इस भावना से और एक बार जनता एवं जनशक्ति और जन आंदोलन को कम करके देखने वाली वामपंथी संकीर्णतावाद की गलती का शिकार हुए। उनके आंदोलन के ताकत से बढ़कर परिस्थितियों से मेल नहीं खाने वाले कार्यभारों को लेते हुए लगातार मार खा रहे हैं। दंडकारण एवं बिहार और झारखंड में हासिल कर रही सैनिक सफलताओं को ही सब कुछ मानकर बाकी हिस्सों में लगातार मार खा रही पार्टी एवं क्रांतिकारी आंदोलन को वे गंभीर रूप से ध्यान नहीं दिए। लगातार मार खाने के पीछे के कारणों को नहीं समझते हुए उसे जहां की वहां स्थानीय पार्टी नेतृत्व की निकम्मापन के रूप में देखा था। अलग अलग क्षेत्रों के आंदोलन के लिए वहां की ताकत से बढ़कर कार्यभारों को देते हुए सेंट्रल कमेटी अपनी मनोगतवाद आकलनों से राज्य का आंदोलन को भी नुकसान पहुंचाया। फलस्वरूप आज देश में कहीं भी शक्तिशाली क्रांतिकारी आंदोलन का बात छोड़कर कम से कम बचने की स्थिति को ही खो गई। मार्क्सवाद के लिए प्राणवायु जैसी देशकाल परिस्थितियों के अनुरूप आचरण में बदलाव करते हुए आंदोलन को आगे नहीं बढ़ा पाया। उनकी पार्टी से अपनाए गए वामपंथी दुस्साहसिक कार्रवाइयां जहां की वहां अंत में दुश्मन के हो रहे उपयोग होने वाले हथियार बन गए। उनके द्वारा दुश्मन मतलब कि सरकार दंडकारण एवं बिहार झारखंड के अलावा बाकी हिस्सों में सापेक्ष रूप से कम समय में ही आंदोलन को कुचल दिया। दंडकारण में भी कई डिवीजनों में कमजोरियां 2011 तक स्पष्ट रूप से उभरकर आंदोलन कठिन दौर में चले जाने के बावजूद दक्षिण एवं पश्चिम बस्तर के छोटे छोटे इलाकों में और माड़ के सीमित इलाकों में सापेक्ष रूप से मजबूत जन आधार और अनुकूल टेराइन रहने की जगह पर ही उभर रही कमजोरियां दिखने के बावजूद सही समय पर हमें नहीं देख पाया और सुधार नहीं लिए। आगे उन्होंने लिखा है कि दंडकारण में आंदोलन मार खाने के लिए सापेक्ष रूप से कुछ ज्यादा समय लेने के बावजूद अंत में आज वहां पर भी हार का मुंह देख रहे हैं। जो भी हो, रोशनी रहते हुए घर समेटने की काम हम नहीं कर पाए। सही समय पर गलतियों से हमारी पार्टी नहीं उबर पाई।
बिहार झारखंड से एक एरिया में भी अलग अलग हिस्सों के आंदोलन विलय से पहले ही मार खाना शुरू होने के बावजूद वहां पर भी पार्टी सही समय पर चिन्हित कर नहीं सुधरने के कारण से ही 2013 तक वहां के आंदोलन भी अस्थायी रूप से पीछे हट में चली गई। उनकी पार्टी उनकी दो पार्टियों की विलय देश की जनता और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रांतिकारी ताकतों में एक नया उमंग ऊर्जा का संदेश दिया था। क्रांतिकारी शिविर में एक अच्छा माहौल को पैदा किया था। उसे उनकी ताकत के एक मापदंड के रूप में ही देखा, लेकिन क्रांतिकारी आंदोलनों को आगे बढ़ाने के लिए आपस में अनुभव एवं गलतियों से सीखने के प्रयास, सुधारने की कोशिश पर्याप्त रूप से नहीं कर पाने की वजह से उन परिस्थितियों को भी उन्होंने खो दिया। देश के कई हिस्सों से मार खाई क्रांतिकारी आंदोलन को पुनर्विकास करने के लिए जहां की वहां कई अवसर उत्पन्न होने के बावजूद उनकी पार्टी उन्हें अपनी खुद की गलतियों से खो दिए। दूसरी तरफ पार्टी ने अपनाई गई वामपंथी संकीर्णतावाद के गलतियां जनता से अलग अलग रूपों में प्रतिबिंब होते हुए एक बड़ा तबका क्रांतिकारी आंदोलन से दूर हो गया। समाज में तीव्र हो रही जनता की समस्याएं और कई प्रकार की अड़चनों को स्वाभाविक रूप से बुर्जुआ पार्टी अपनी जीत के लिए इस्तेमाल कर फायदा उठा रहा है। उनकी गलतियों को हम व्यक्तियों में एक एवं पार्टी कमेटियों में देखा, लेकिन हमारी नेतृत्व की अवधारणा में सिद्धांत अध्ययन बदल रही परिस्थितियों के अनुरूप उसे क्रियान्वयन करने में हो रहे भूल के रूप में नहीं समझ पाए। हमारी गलतियां भारत के क्रांतिकारी आंदोलन को एक बार और पीछे ढकेल दिया। जनता का एवं कैडरों का असमान बलिदानों से भी हम सही समय में सबक नहीं लेने की वजह से लगातार हो रहे नुकसानों से देश की उत्पीड़ित जनता को तीव्र निराशा, मायूस, अविश्वास और चिंता में डाल दिया। यह बहुत अस्थायी समय के लिए भी हो सकता है, लेकिन कड़वा सच्चाई है और आसाद भरा हुआ है। क्रांतिकारी आंदोलनों को सुधारने के लिए कितना भी दृढ़ संकल्प के साथ कार्य करने से भी आज बचा हुआ क्रांतिकारी शक्तियां आज के परिस्थिति के अनुरूप पार्टी के रणनीति, कार्यनीति एवं बाकी नीतियों को नहीं सुधारने से आगे बढ़ना संभव नहीं होगा। ऐसी परिस्थिति में पार्टी अपनी लंबी गलतियों से सीखते हुए दोबारा क्रांतिकारी आंदोलन को खड़ा करने के लिए फौरन हथियारबंद संघर्ष को विराम घोषित नहीं करने से नहीं होगी। उनकी पार्टी के महासचिव शांति वार्ता के लिए तैयार होने के पीछे इस अवधारणा मजबूती के साथ काम किया होगा। अब वे जनता के पास खुला जाकर जन समस्याओं पर उन्हें पुनः सुदृढ़ कर विगत की गलतियां दोबारा न करते हुए क्रांतिकारी आंदोलन को खड़ा करना ही आज उनकी पार्टी के सामने बचा एकमात्र कर्तव्य है। पार्टी के किए गए गलतियों को अनमोल बलिदान के साथ कर चुका रहे। दीर्घकालीन जनयुद्ध की दिशा और हथियारबंद संघर्ष कहते हुए देशकाल परिस्थितियों से बिना संबंध चीन की लाइन के नाम पर काम कर रहे कठमुल्लावाद कार्याचरण को तुरंत अलविदा कहकर भारत के देशकाल परिस्थितियों से मेल खाने वाली दिशा में भारत के क्रांति को सफल बनाने के लिए कमर कसना ही पार्टी के सामने बचा एकमात्र कार्यभार है। इसे तहे दिल से समझने के लिए वे व्यापक जनता से अनुरोध कर रहे हैं। क्रांतिकारी आंदोलन में आपको पहुंचाया नुकसान, आप बोझ चुके मुसीबतें, आपके लिए किए गए असमान एवं अतुल्य बलिदानों का जिम्मा हम ले रहे हैं। ये बात वेणुगोपाल ने इस पत्र में लिखा है। हमारी अपरिपक्व ज्ञान से वस्तुगत स्थितियों को बराबर नहीं समझने की गलती और हमारी कार्यचरण में अपनाई गई वामपंथी संकीर्णतावाद दांवपेचों के लिए हमें माफ करने की विनती कर रहा हूँ। लंबी आचरण में हुए गलतियों का जिम्मा लेते हुए जनता से वे माफी चाहते हैं। अब आपके बीच में पार्टी नहीं रहने से वर्ग समाज में प्रति क्रांतिकारी ताकतें आपके प्रति कैसा व्यवहार करेंगी और आप पर बदले की भावना से कौन से कदम उठाएंगी, हम जानते हैं। अब तक आप लोग हमारी पार्टी के नेतृत्व में जंगलों को और संसाधनों को बचा लिए। उन्हें ले जाने के लिए सरकार एवं कारपोरेट घराने साठ-गांठ होकर वनों को रक्त रंजित कर रहे हैं। इन नरसंहारों को हमें फौरन रोकना है। वन एवं संसाधनों को बचाना है। उसके लिए आपके पास बहुत सामरिक अनुभवों का भंडार है, सुदृढ़ संघर्षों का शक्ति है। आप हिम्मत के साथ खड़े होकर अन्यायों का सामना करने से और न्यायपूर्ण संघर्ष करने से कोई भी शक्ति आपको कुछ नहीं कर सकती। जनशक्ति को विरोध करना किसी से नहीं होगा। आप लोग आपके समस्याओं पर लड़ते हुए आपके बीच में से ईमानदार से काम करने वाले ताकतों को सक्षम नेतृत्वकारी के रूप में खड़ा करने की विश्वास हमें है। हम अस्थायी रूप से हथियारबंद संघर्ष को विराम देने की विषय को कृपया समझिए। यह निर्णय लिए बिना रक्त रंजित हो रहे वनों को शांति वनों में तब्दील नहीं कर पाएंगे। यह निर्णय लिए बिना बचा हुआ क्रांतिकारी ताकतों को हम नहीं बचा पाएंगे। इस निर्णय लिए बिना आपके बलिदान एवं शहीदों के कुर्बानियों को न्याय नहीं कर पाएंगे। यह हार खेदजनक ही है, लेकिन जीत के लिए एक सीढ़ी के रूप में इस्तेमाल कर मजबूत विश्वास के साथ न्यायपूर्ण जन समस्याओं पर जन संघर्षों के लिए प्रण लेंगे।
इस पर दिनांक नहीं लेकिन अगस्त 2025 लिखा है और साथ ही में लिखा है अपराध की भावना से सोनू पोलित ब्यूरो मेंबर सीपीआई माओवादी। तो ये 6 पन्ने की चिट्ठी वेणुगोपाल और सोनू दादा ने जनता और अपने साथियों के लिए लिखी है और इसमें उन्होंने बताया है कि कैसे उनकी पार्टियों ने क्या क्या गलतियां की, कैसे उनकी पार्टी ने सैनिकों के दम पर ही सोचा कि अपनी पार्टी को इस्टेब्लिश कर पाएंगे, कैसे उनकी पार्टी ने केवल बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ में मिल रही सफलताओं को ही अपनी सफलता आंका और कैसे उन्होंने कई गलतियां की जो मैंने पूरे सिलसिलेवार तरीके से आपको पढ़ के सुनाई। माओवादियों ने अब आत्मसात किया या हो सकता है कि अपना आकलन किया, आत्म आकलन किया, अपनी पार्टी की स्थिति पर आकलन किया और खासकर मुझे लगता है कि जो पोलित ब्यूरो हैं वेणुगोपाल उन्होंने किया होगा। और सबसे बड़ी बात कि वेणुगोपाल जो है वो वर्तमान में जब बसवराजू की मौत हुई उसके बाद सबसे बड़े दावेदार थे माओवादी पार्टी के महासचिव बनने के। लेकिन जो भीतर से जो सूचना निकल कर आई, जो सरेंडर माओवादियों के द्वारा पूछताछ में जो जानकारी निकल कर आई, उस आधार पर यह बात भी निकल कर आई कि देवजी को अब माओवादियों के महासचिव की अगली कमान सौंपी गई। जानकारी ये भी निकल कर आई कि अब दंडकारण के सचिव के तौर पर पहली बार छत्तीसगढ़ के किसी आदिवासी को उसकी कमान सौंपी गई और वो आदिवासी माड़वी हिड़मा है। तो इस तरह की जानकारी भले निकल कर आई लेकिन मुझे लगता है कि ये मन में इस तरह की उथल पुथल वेणुगोपाल और सोनू दादा के मन में बहुत पहले से चल रही थी और यही वजह है कि हो सकता है कि उन्होंने महासचिव का पद लेने से भी इनकार कर दिया हो और अब उन्होंने ये पत्र जारी किया है। हालांकि पहले पत्र में उन्होंने ये भी कहा कि उनके कई साथी जो है इस पर सहमति जताते हैं कि हथियारबंद संघर्ष पर विराम हो जाना चाहिए क्योंकि जंगलों में शांति आने का यही एकमात्र तरीका है। क्योंकि जब तक माओवाद जिंदा रहेगा तब तक सरकार अब ऑपरेशन चलाती रहेगी और सरकार अब इस मूड में नहीं है कि पीछे हटे। बस्तर में अब तक 50 कैंप लग चुके हैं, सैकड़ों कैंप लग चुके हैं और 50 कैंप और लगने वाले हैं विगत आने वाले कुछ 2 महीनों में के अंदर में। और इतने सारे कैंप लगेंगे, ऑपरेशन लगातार उन इलाकों में होगा जिन इलाकों में अब माओवादी अपने आप को अभी भी अगर थोड़ा बहुत सुरक्षित मानते हैं तो उस इलाके को भी बहुत पूरी तरह से घेर कर और बहुत बारीकी से जांच पड़ताल करके वहाँ पे जो भी उनके कैडर होंगे उन्हें मुठभेड़ में मारा जाएगा। ये बात तो तय हो गई है और इसका एक सबसे बड़ा नतीजा बीते दिनों हमने गरियाबंद के उस इलाके में देखा जिस इलाके में हम लगभग 3 बड़े पहाड़ों को चढ़कर उस इलाके तक पहुंचे जहां मॉडर्न बालकृष्णन अपने कुछ चुनिंदा साथियों के साथ वहां पर मूव कर रहे थे और लगातार अपना स्थान बदलकर अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि उन्हें जिम्मेदारी उस इलाके में उड़ीसा में या नुआपाड़ा डिवीजन को मजबूत करने की थी लेकिन वो फिलहाल अपने जान बचाने की कोशिश में लगातार इस इलाके से दूसरे इलाके में मूव करते नजर आ रहे थे। लेकिन उसके बावजूद जवानों ने उन्हें वहां घेर कर मुठभेड़ में मार गिराया। तो माओवादियों के शीर्ष नेतृत्व को भी ये बात समझ में आई होगी कि अब वो परिस्थितियां नहीं हैं और साथ ही साथ अब जिस तरह से उनके खुद के साथी समर्पण कर रहे हैं तो उनके खुद के सरेंडर किए हुए साथी ही उनके लिए काल बनकर टूट रहे हैं क्योंकि उनके द्वारा दी गई महत्वपूर्ण जानकारियों के आधार पर भी फोर्स को ऑपरेशन करने में बहुत सारी सफलताएं, बहुत सारा मदद मिल रही है जिस आधार पर ही उन्हें सफलता लगातार मिल रही है। और ऑपरेशन करने के पैंतरों में कई तरह के बदलाव किए गए, कई सारे नए संसाधनों का भरपूर इस्तेमाल अब फोर्स के द्वारा किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि सरकार अब चाह रही है कि अब माओवाद को जड़ से समाप्त कर ही दिया जाएगा और यही सारी कुछ रणनीतियां रही होंगी जिस रणनीतियों के आधार पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 31 मार्च 2026 की वो डेडलाइन तय की कि तब तक माओवाद को जड़ से समाप्त कर दिया जाएगा। और आज माओवादियों का ये पत्र, उनके पोलित ब्यूरो का ये पत्र इस बात का गवाह है कि केंद्रीय गृह मंत्री ने जो रणनीति बनाई उसके आधार पर कुछ मजबूत ठोस उनके पास में ऐसे एविडेंस रहे होंगे या रणनीतियां रही होंगी जिस आधार पर उन्होंने ये तारीख को तय किया है। वहीं दूसरी तरफ माओवादियों के द्वारा, पोलित ब्यूरो के द्वारा ये 6 पन्ने का पत्र और माफ़ीनामा, हालांकि माफ़ीनामा में भी कई अर्थ ये भी हैं कि वो अपने आप को बचाना भी चाहते हैं। इस बात का जिक्र भी वेणुगोपाल ने अपने इस पत्र में कहा है कि वो अपने जो क्रांतिकारी साथी हैं उनकी जान को किस तरह से बचाई जाए। साथ ही साथ उन्होंने जो अपनी गलतियां स्वीकार की हैं कि किस तरह से पार्टी ने गलतियां की, किस तरह से उन्होंने बदलते हुए समय को स्वीकार नहीं किया और पुराने ढर्रे पे चले, किस तरह से अलग अलग रणनीतियाँ, अलग अलग जो उनके नेतृत्व करता है उन्होंने कई बार कई चीज़ों को नज़रअंदाज किया और जिसका खामियाजा उनकी पार्टी को भुगतना पड़ा है और आज वो इस परिस्थिति में है। खैर, बात जो भी हो, एक बात जो उन्होंने लिखी इसलिए मुझे लगा कि इस पूरे 6 पन्ने के पत्र को आपके सामने पढ़ देना चाहिए
कि उन्होंने कहा कि बस्तर के या वनों में शांति आनी चाहिए, खून बहना रुकना चाहिए, क्योंकि मुठभेड़ें होंगी तो निसंदेह जिस तरह से गरियाबंद में 10 माओवादी मारे गए, उसमें तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के 3 थे, जिसमें बालकृष्ण मोडेम और 2 जो स्पेशल जोनल कमेटी के सदस्य थे, और बाकी सब बस्तर के स्थानीय आदिवासी थे जो उस मुठभेड़ में मारे गए। तो जब भी मुठभेड़ होगी तो उसमें मारा जाएगा स्थानीय आदिवासी ही, और इस रक्त को बहने से बचाने के लिए समझिए सबसे अच्छा प्रयास होगा कि किसी भी तरह से माओवादी हथियार रखकर मुख्य धारा में लौटें, और हाँ, जन समस्या के लिए लगातार संघर्ष करते रहें, जिसके लिए लोकतांत्रिक तरीका भी है, और मुझे लगता है कि इसका इशारा भी उन्होंने अपने पहले पत्र में किया है। अब देखना होगा कि सरकार क्या करती है, क्योंकि अगर सरकार के लिए सबसे बड़ी समस्या और चुनौती माओवाद है, तो माओवाद ही अब उनके सामने हाथ पसारे खड़ा है कि लीजिए हम तैयार हैं वापस लौटने को, लेकिन अब आपको भी हाँ बाहें फैलाकर हमें स्वीकार करना होगा। लेकिन इसमें छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री का बयान मैंने आपको कई दफ़े बता दिया है कि उन्होंने कहा है कि उन्हें इस पत्र पर संदेह है, इसकी जांच करवानी होगी, लेकिन बयान कुछ नहीं दिया है कि सरकार की अगली रणनीति इस पर क्या होगी। उसके परीक्षण की आवश्यकता है, सत्यता का परीक्षण पुनः एक बार करके और उस पर निर्णय किया जाएगा। वर्तमान में 2 बातें हैं, एक तो 15 अगस्त के दिनांक उसमें डला हुआ है, जिसके संदर्भ में उन्होंने कहा है कि हमने कुछ विलंब से जारी किया है, लेकिन ठीक है, अगर 15 अगस्त को यह मनोभाव बना था कि संघर्ष को विराम दिया जाना है, तो फिर शिक्षा दूतों की हत्याएं क्यों हुई, फिर आईडी ब्लास्ट क्यों हुए, यह प्रश्न होता है। इस लेटर के फॉर्मेट में भी चेंज है, उसमें फोटो है, उसमें आईडी है ईमेल की और फेसबुक के, उसमें शब्दावली में भी परिवर्तन है, यह भी परीक्षण का विषय है। इन सारे विषयों के साथ मैं ये कहना चाहता हूं कि ऑथेंटिसिटी उस पर लेटर की चेक करने के बाद ये देखा जाएगा कि इस पे क्या किया जाएगा। एक्चुअली डरे हुए इसलिए देखिए, मैं बिल्कुल नहीं कहता कि कोई डर गया, कोई हार गया, ये सब शब्द इन सब शब्दों का अर्थ नहीं है। यह है कि बस्तर के गांव-गांव तक विकास की गंगा पहुंचनी चाहिए, बस्तर के गांव के विकास के मार्ग पर बिछा आईडी दूर होना चाहिए, और बस्तर के कोने-कोने तक भारत का संविधान लागू होना चाहिए। इसमें सब जो भी प्रक्रिया करनी हो सब किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री का क्या बयान आता है वो देखना होगा, क्योंकि मुठभेड़ के तत्काल बाद आजकल केंद्रीय गृह मंत्री के ट्वीट आ जाते हैं, लेकिन अब तक केंद्रीय गृह मंत्री का इस पर कोई ट्वीट नहीं आया है, जिससे क्या ये सरकार तक ये बात अब तक पहुंची नहीं है, या सरकार अब इस पर कोई बयान अभी तक देना नहीं चाहती, या विचार कर रही है कि इस पर वो आगे क्या फैसला लेंगे, ये भी देखना होगा। वहीं बस्तर में आदिवासियों के पुराने और बड़े नेता रहे हैं मनीष कुंजाम, उनसे भी मैंने बातचीत की है, वो उन्होंने क्या कहा वो मैं आपको दूसरे वीडियो में दिखाऊंगा कि मनीष कुंजाम जी से इस मुद्दे पर विशेष चर्चा हुई, उन्होंने भी कुछ बातें कही हैं सटीक, वो भी विचार करने योग्य है। ये 6 पन्ने का पत्र अगर आपको लगता है कि सारे लोगों तक पहुंचना चाहिए, और जो भी नक्सल से पीड़ित हैं वो इस पत्र को सुनकर क्या सोचते हैं, जो नक्सलियों से प्रभावित हैं वो इस पत्र को सुनकर क्या सोचते हैं, हर किसी की राय आनी चाहिए। तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। बस्तर टॉकीज को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।